आज हम मध्य प्रदेश की सिरमौर विधानसभा सीट की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक डेटा पर आधारित पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण है। हमारा मकसद किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि उस सिस्टम को समझना है जो नतीजों को तय करता है। ये समझने के लिए कि यहाँ की जमीन क्या कहती है और वापसी का रास्ता क्या हो सकता है। इस पूरे विश्लेषण को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सिरमौर की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों की गहराई में जाएंगे, इसके बाद नतीजों के पीछे के कारणों का विश्लेषण करेंगे, पार्टी की मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे, एक ठोस 90 दिन की रणनीति पर बात करेंगे और आखिर में एक नए सामाजिक अनुबंध की जरूरत को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खंड से, सिरमौर की जमीनी हकीकत। देखिए, कोई भी राजनीतिक रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम उस जगह के समाज, भूगोल और लोगों की नब्ज को न समझ लें। सिरमौर मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र का एक बहुत ही अहम विधानसभा क्षेत्र है और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये एक ग्रामीण इलाका है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की राजनीति हो या अर्थव्यवस्था, दोनों की जड़ें सीधे सीधे जमीन और खेती से जुड़ी हैं। लोगों की उम्मीदें, उनकी चुनौतियां, सब कुछ इसी मिट्टी से उपजता है। अगर हम 2023 के आंकड़ों को देखें तो यहाँ करीब 1,95,000 मतदाता थे। अब यहाँ की सामाजिक बनावट को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ ग्रामीण ओबीसी समुदाय, खासतौर पर यादव और खंगार, ब्राह्मण समुदाय और SC/ST समुदायों की एक अहम भूमिका है। और जैसा कि हमने कहा, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह से कृषि पर टिकी है। मतलब किसानों और खेतीहर मजदूरों के मुद्दे ही यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब जरा उन आंकड़ों पर गौर करते हैं जो 2023 के चुनावी फैसले की असल कहानी बयान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अंत में आंकड़े ही सच बोलते हैं। चुनौती बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अगर कांग्रेस को यहाँ जीत के बारे में सोचना भी है तो उसे अपने वोट शेयर में कम से कम 14 से 15% की बढ़ोतरी करनी होगी। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पाटना होगा। 2023 के नतीजों को देखिए, तस्वीर अपने आप साफ हो जाती है। वोट 3 हिस्सों में बुरी तरह बट गया। बीजेपी को 38.42% वोट मिले और वो जीत गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएसपी ने 28.77% वोट लेकर एक जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई और कांग्रेस 24.90% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई। साफ है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला ही कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह बना। एक और आंकड़ा है जो बहुत कुछ कहता है। 2018 में यहाँ करीब 65% वोटिंग हुई थी, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा उछलकर 73% पर पहुंच गया। वोटिंग में ये 8% का उछाल बताता है कि वोटर के मन में कुछ तो चल रहा था। या तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित था या फिर बहुत ज्यादा नाराज। तो सवाल ये उठता है कि वोटों का ये बिखराव आखिर हुआ क्यों? सिरमौर की राजनीति इस त्रिकोणीय संघर्ष के मोड़ पर आ कैसे गई? इसका जवाब हमें आज में नहीं, बल्कि इसके इतिहास में मिलेगा। चलिए अब जरा पिछले 30 सालों के चुनावी इतिहास को खंगालते हैं, ये समझने के लिए कि आज जो हो रहा है उसकी जड़ें कहाँ हैं। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों का नतीजा है। सिरमौर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 90 के दशक में यहाँ वामपंथ का असर था। फिर 1998 में कांग्रेस 41% वोट शेयर के साथ अपने शिखर पर पहुंची। 2008 में बीएसपी ने यहाँ जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया और एक नया समीकरण खड़ा कर दिया। 2013 और 2018 में बीजेपी ने लगातार 2 बार जीतकर अपनी पकड़ मजबूत की और 2023 में बीएसपी के दोबारा मजबूत होने से वोट फिर बढ़ गए और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। तो इस पूरे इतिहास से 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, सिरमौर में जब जब मुकाबला 3 कोनों का हुआ, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी, यहाँ के सामाजिक समीकरण कभी एक जैसे नहीं रहे और पार्टियों का दबदबा वक्त के साथ बदलता रहा। और तीसरी और सबसे अहम बात, 2023 में बीएसपी और दूसरे भाजपा विरोधी वोटों को एक साथ लाने का एक बड़ा मौका था, जो हाथ से निकल गया। तो इतिहास से सबक लेकर अब ये देखना जरूरी है कि आज पार्टी कहाँ खड़ी है, इसकी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं, सामने मौके कौन से हैं और खतरे क्या हैं। चलिए इसका एक ईमानदार विश्लेषण करते हैं। देखिए, पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है इसका पुराना और तजुर्बेकार जमीनी कैडर, जो गांव-गांव में लोगों से सीधा जुड़ा है। लेकिन एक बड़ी कमजोरी भी है, स्थानीय स्तर पर मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवारों की कमी।
एक बड़ा अवसर ये है कि बीएसपी और दूसरे भाजपा विरोधी वोटों को एक मंच पर लाया जा सकता है। और सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी की विशाल संसाधन क्षमता और सत्ता में होने की वजह से उनका मजबूत नैरेटिव। किसी भी राजनीतिक दल की ताकत को हम 4 पैमानों पर नाप सकते हैं। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। पहला, चुनावी पहचान, मतलब लोग पार्टी को कितना जानते हैं। इस मामले में पार्टी बहुत मजबूत है। दूसरा, संगठन। और तीसरा, नैरेटिव, यानी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की ताकत। इन दोनों में पार्टी औसत है। लेकिन चौथा और सबसे नाजुक पैमाना है संसाधन, और इस मोर्चे पर पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और जब हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो एक बुनियादी मूल्य हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की नींव हर एक इंसान की गरिमा और जिम्मेदार संवाद पर टिकी है। राजनीतिक चर्चा का मकसद समाज को जोड़ना होना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं। इसी सोच के साथ हमें आगे की रणनीति पर काम करना होगा। तो विश्लेषण के बाद अब बात करते हैं समाधान की। एक ठोस, जमीनी और समय पर आधारित योजना जो राजनीतिक वापसी की राह तैयार कर सकती है। यह है एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट। कोई भी रणनीति बनाने से पहले लोगों की आवाज सुनना सबसे जरूरी है। सिरमौर में आज सबसे बड़ी चिंताएं हैं किसानों का संकट और नौजवानों में बेरोजगारी। ये दोनों ही बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इनके अलावा स्थानीय सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी भी लोगों के लिए बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। तो ये 90 दिन की रणनीति काम कैसे करेगी? इसे 4 चरणों में बांटा गया है। पहले 30 दिन संगठन को बूथ स्तर पर फिर से खड़ा करने और एक गारंटी अभियान शुरू करने पर ध्यान देना होगा। अगले 30 दिनों में चौपाल और छोटी छोटी रैलियों से जमीन पर माहौल बनाया जाएगा। आखिरी महीने में सारा जोर घर घर जाकर संपर्क करने पर होगा और आखिरी हफ्ता पूरी तरह से एक हाई इंटेंसिटी कैंपेन के नाम होगा। अब ऐसी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक सही चेहरे की भी जरूरत होती है। एक ऐसा युवा और स्थानीय नेता जिसकी छवि धरती के बेटे की हो, जिसकी अपनी एक साफ पहचान हो, जो ओबीसी या एससी समुदाय से आता हो और जो किसानों मजदूरों के मुद्दों को दमदार तरीके से उठा सके। एक ऐसा चेहरा जिससे लोग जुड़ाव महसूस करें। आज का दौर डिजिटल का है और प्रचार के तरीके भी बदल रहे हैं, लेकिन तकनीक के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, लोगों की निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान। भारत का नया डिजिटल प्राइवेसी कानून भी यही कहता है कि किसी भी वोटर के डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से और सिर्फ उसी काम के लिए किया जा सकता है जिसके लिए सहमति ली गई हो। ये सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि जनता का भरोसा जीतने का एक तरीका भी है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम चुनावी रणनीति से ऊपर उठकर शासन के असली मकसद पर बात करेंगे। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। चुनाव का असली मकसद शासन करने का अधिकार हासिल करना है, और असली जीत चुनावी मार्जिन में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आम लोगों की जिंदगी कितनी बेहतर हुई। तो सिरमौर के लिए आगे का रास्ता साफ है। एक तरफ सटीक रणनीति और दूसरी तरफ सच्ची जन सेवा का संगम। इन दोनों में से किसी एक के बिना वो 15% की खाई को पाटना नामुमकिन होगा। अब ये सिरमौर के राजनीतिक नेतृत्व को तय करना है कि वो इतिहास को दोहराते हैं या फिर एक नया भविष्य लिखते हैं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.